हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। दिस इज सी अंजलि भक्कड़ और हम लोग देख रहे हैं हमारे जीएसटी का चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज। आज हम चैप्टर नंबर 3 चार्ज ऑफ जीएसटी देखने वाले हैं। रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नोट्स है ये मैं आपको फ्रीली प्रोवाइड कर रही हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और ये नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचे और एंड में मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर चार्ज ऑफ जीएसटी। स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है वो आपको बता देती हूँ कि क्या है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मैडम नॉन जीएसटी सप्लाई क्या है, नॉन जीएसटी सप्लाई क्या है, उसके बाद में एग्जाम सप्लाई क्या है, नॉन जीएसटी सप्लाई, एग्जाम सप्लाई और नील रेटेड सप्लाई। नॉन जीएसटी, एग्जाम्प्ट और नील रेटेड, ये तीनों में सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, देखते हैं कि नॉन जीएसटी सप्लाई क्या है। नॉन जीएसटी सप्लाई वो है जो जो जीएसटी के ही बाहर है, जीएसटी के स्कोप के ही बाहर है, जीएसटी लगता ही नहीं है उनपे। क्या? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है वो उस पे जीएसटी नहीं लगता है, वो नॉन जीएसटी सप्लाई है। और प्रोडक्ट्स 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नॉन जीएसटी सप्लाई क्या है? जो जीएसटी के स्कोप के ही बाहर है, उन पे जीएसटी लगता ही नहीं है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इन पे जीएसटी नहीं लगता है। एग्जम्प्ट सप्लाई क्या है? एग्जम्प्ट सप्लाई वो है जिस पर जीएसटी जो है वो लगता है। एग्जम्प्ट सप्लाई पे जीएसटी लगता है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन या थ्रू एनी सर्क्यूलर इसको एग्जम्प्ट कर दिया है। बोला कि इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, बोला कि इस पे जीएसटी जो है वो नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। पहले लगता था थ्रू नोटिफिकेशन, थ्रू सर्कुलर, उस गुड्स को या उस सर्विस को, उस सप्लाई को गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन और बाय एनी सर्कुलर एग्जम्प्ट कर दिया है। नील रेटेड सप्लाई क्या है? नील रेटेड सप्लाई वो है जिसपे जीएसटी लगता है। कौन से रेट पे? 0% रेट पे, नील रेट पे जिस पे जीएसटी लगता है वो हो गई है नील रेटेड सप्लाई। शॉर्ट में फिर से बता दूं, नॉन जीएसटी सप्लाई वो है जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं है, जीएसटी के स्कोप के ही बाहर है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। एग्जम्प्ट सप्लाई वो है जो जीएसटी उस पर लगता है लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि ये एग्जम्प्ट है। ठीक है, और नील रेटेड सप्लाई वो है जिसपे जीएसटी 0% से यानी नील रेट से जीएसटी लगता है। इन सब के अलावा हमारे पास एक और है जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई क्या है? जो भी आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन के डेवलपर को या स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को सप्लाई करते हो, वो आता है वो आता है जीरो रेटेड सप्लाई में। फर्स्ट और सेकंड, सेकंड क्या है? जो एक्सपोर्ट आप करते हो विथ पेमेंट ऑफ विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, विथ पेमेंट ऑफ जीएसटी जो आप एक्सपोर्ट करते हो वो एक आता है जीरो रेटेड सप्लाई में। और सेकंड क्या आता है? एसईजेड डेवलपर को या यूनिट को जो आप सप्लाई करते हो वो भी जीरो रेटेड सप्लाई में आता है। ठीक है, चलो ना, चैप्टर जो है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। चार्ज ऑफ जीएसटी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन सी थी वो अपन ने देख ली थी। क्या क्या देखा था? एक अपन ने देखा था एग्जाम सप्लाई क्या है, नॉन टैक्सेबल जीरो रेटेड सप्लाई क्या है। इसके अलावा अपन ने क्या देखा? इसके अलावा अपन ने देखा कि नॉन जीएसटी सप्लाई क्या होता है वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, रिसिपिएंट सप्लायर, ये जो टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल पर्सन, ये बेसिक बेसिक डेफिनेशन है। अगर आप चाहते हो तो आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे
extent and commencement of GST law. Extent and commencement of GST law. सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 किस पे लगता है? सारे इंडिया पे लगता है। एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। CGST एक्ट पूरे इंडिया पे लगता है। इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? जो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया है, या जो भी वाटर बॉडी, वो टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया है, या फिर जो एयर स्पेस है, वो सब कुछ इंडिया में इंक्लूड होता है। ये इंडिया की आपकी डेफिनेशन है। स्टेट जीएसटी लॉ, स्टेट जीएसटी लॉ जैसे सीजीएसटी लॉ जो है वो सारी इंडिया पे एप्लीकेबल है, वैसे स्टेट जीएसटी लॉ जो है वो जो पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी है उस पे एप्लीकेबल है। और जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है, जो आईजीएसटी एक्ट 2017 है, दिस ऑल्सो एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। दिस ऑल्सो एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। जो यूटीजीएसटी एक्ट है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, ये किस पे एप्लीकेबल है? जो भी यूनियन टेरिटरीज है विदाउट लेजिस्लेचर्स, जो भी यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर्स है, कौन सी है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लद्दाख, चंडीगढ़ और जो अदर टेरिटरीज है, ये सारी जो है विदाउट लेजिस्लेचर्स है। इन पे यूटीजीएसटी एक्ट 2017 एप्लीकेबल है। ठीक है। अब अब आता है मेन इंपॉर्टेंट, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी जो है वो सेक्शन नंबर 9 में दिया है, आईजीएसटी जो है वो सेक्शन नंबर 5 में दिया है। अपन चांस बाय चांस बारी बारी दोनों देखेंगे। सेक्शन 9 क्या बोलता है? लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी। सेक्शन 9 क्या बोलता है? लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 सेज कि सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, मतलब ये सब्जेक्ट टू प्रोविजन, इसको ध्यान में रखते हुए देयर शैल बी लेविड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज। सीजीएसटी किस पे लगता है? पहला पॉइंट, सीजीएसटी किस पे लगता है? सारे की सारे जो इंट्रा स्टेट सप्लाईज है उन पर सीजीएसटी लगेगा। ठीक है। किस पे? गुड्स पे, सर्विस पे या बोथ पे। लेकिन अगर जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन है, जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं है, वो हटा के सारे गुड्स एंड सर्विस जो इंट्रा स्टेट सप्लाईज है उस पे सीजीएसटी लगेगा। कैसे लगेगा? जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड रेट है, जैसे गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगी, कलेक्टेड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड एंड शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। कौन पे करेगा? टैक्सेबल पर्सन जो है वो सीजीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सबसेक्शन 2 बोलता है कि जो सेंट्रल टैक्स है, सेंट्रल टैक्स जो है सीजीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एटीएफ, ये क्या है? ये सब क्या है? बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। ये सब है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो जीएसटी के डेफिनेशन के बाहर है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये जीएसटी के बाहर है। सबसेक्शन 2 क्या होता है? गवर्नमेंट कभी भी जब चाहे तब वाया एनी नोटिफिकेशन ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी एप्लीकेबल कर सकती है। गवर्नमेंट आज चाहे तो आज बोल देगी कि आज से पेट्रोल पे जीएसटी लगेगा। अभी तक नहीं है, आज अगर गवर्नमेंट चाहे तो बोल देगी कि आज से जीएसटी लगेगा पेट्रोल पे और ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। ठीक है। ये बोलता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? सबसेक्शन 3 बोलता है कि गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, किसके रिकमेंडेशन पे? काउंसिल के रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट एक कोई भी नोटिफिकेशन ला सकती है जिसपे गवर्नमेंट बोलेंगे कि ये जो गुड्स और सर्विस है, कोई भी स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस, उस पे जो है रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा रिसिपिएंट को। उस पे जो है रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा रिसिपिएंट को। गवर्नमेंट कभी भी ये बोल सकती है कि ये स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज जो है इस पे आरसीएम पे करना पड़ेगा रिसिपिएंट को। कभी भी एक नोटिफिकेशन ऐसा आ सकता है। सेम गवर्नमेंट में गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस, स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज कि ये गुड्स या ये सर्विस इस पे आरसीएम पे होगा। इधर क्या बोला कि
कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन की एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को गवर्नमेंट बोल सकती है कि आपको जो है रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा, आपको जो है रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। क्या डिफरेंस है इधर गुड्स और सर्विस और बोथ इधर रजिस्टर्ड पर्सन, ये डिफरेंस है, ठीक है। सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन, सेम लाइन है तीनों जगह छापने का, गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन specify categories of services tax on intra-state supplies। क्यों इंट्रा क्यों अपन सीजीएसटी वाला देख रहे हैं, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी सेक्शन नंबर 9 अपन देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज टैक्स ऑन विच, इधर गुड्स नहीं इंक्लूड हुआ है, याद रखने का। कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज है, गुड्स है क्या, गुड्स नहीं है, गुड्स नहीं है, गुड्स नहीं है। कुछ भी सर्विस कैटेगरी जो है वो गवर्नमेंट बोल सकती है। shall be paid by electronic commerce operator if services are supplied through it। गवर्नमेंट कभी भी बोलेगी कि अगर सपोज ये स्पेसिफिक सर्विस है, ये अगर कोई भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाई कर रहा है तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट बोल सकती है। अब यहाँ पे नहीं कैच है, ये जो प्रोवाइडेड है, ये जो प्रोविजन है, ये क्या है, ये क्या है। सपोज एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो सर्विस सप्लाई किया उसने, सप्लाई ऑफ सर्विस किया उसने, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही, इसको टैक्स पे करने का है, गवर्नमेंट क्या बोली है कि इसको टैक्स पे करने का है। लेकिन जहां ये इको ने सप्लाई किया है, सपोज महाराष्ट्र में सप्लाई किया है, महाराष्ट्र में इस ई कॉमर्स ऑपरेटर का ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है ये महाराष्ट्र में अवेलेबल नहीं है, तो इसका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, इसका कोई तो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। गवर्नमेंट बोलती है कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर उस स्पेसिफिक प्लेस पे, उस स्पेसिफिक लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है ही नहीं, तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पे है वो टैक्स पे करेगा, वो टैक्स पे करेगा। अब सपोज रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, अगर रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो क्या, तो ये जो इको है इसको एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा, और जो अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव है वो फिर वहां पे टैक्स पे करेगा, फिर वो वहां पे टैक्स पे करेगा, ठीक है। ये मेरे नीचे जा रखा है, हाँ देखो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, देखो रिवीजन के अंदर रिवीजन, गवर्नमेंट कभी भी बोल सकती है ये स्पेसिफिक सर्विस अगर थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर सर्विस सप्लाई हुआ तो टैक्स ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे है नहीं तो वहां जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है वो टैक्स पे करेगा, और अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो उसको अपॉइंट करना पड़ेगा, और फिर जो अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव है वो वहां पे टैक्स पे करेगा। दिस फिनिशेस सेक्शन नंबर 5। अब हम जाएंगे सेक्शन नंबर 9, अब हम जाएंगे सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ आईजीएसटी। सेम है मैं बता दूं, देखो जो सबसेक्शन 3, 4, 5 है, क्या क्या थे सबसेक्शन 3, 4, 5 क्या क्या थे, ये था आरसीएम वाला, ये भी था आरसीएम वाला, ये था ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला, ये क्या था गुड्स और सर्विस वाला, ये क्या था स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन्स वाला, स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन्स वाला, जहां गवर्नमेंट बोल देंगी आरसीएम पे करना पड़ेगा। यहाँ गवर्नमेंट क्या बोल देगी सबसेक्शन 3 में कि स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विस पे आरसीएम लगेगा, यहाँ गवर्नमेंट क्या बोल देंगी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना है। सेम टू सेम है, एकदम सेम है, ठीक है। सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 क्या है, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ये है सेम है सब कुछ, लेकिन सिर्फ फर्क कितना है, ऊपर जो था सीजीएसटी एक्ट में इंट्रास्टेट सप्लाई था, नीचे इंटरस्टेट सप्लाई रहेगा, ऊपर इंट्रास्टेट सप्लाई था, नीचे इंटरस्टेट सप्लाई रहेगा, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, मतलब ये वाला। There shall be levied integrated goods and service tax on all interstate supplies, किस पर, interstate supplies पर of goods or service or both, except alcoholic liquor for human consumption। alcoholic liquor for human consumption को
हटा दिया गया है। ठीक है, इस पे आईजीएसटी लगेगा ऑल द इंटर स्टेट सप्लाईज पे। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? अगेन सेम, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एटीएफ, इन पे गवर्नमेंट कभी भी बोल सकती है कि हम आईजीएसटी लगा देंगे, नोटिफाई कर सकती है, तक किया नहीं है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन अंडर जीएसटी, ये जो जीएसटी के अंदर क्लासिफिकेशन है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जीएसटी के अंदर जो क्लासिफिकेशन है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि जीएसटी लॉ में सारे जो गुड्स है और सर्विसेज है, इन पर अलग अलग डिफरेंट जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल है, डिफरेंट जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसलिए क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। गुड्स का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होता है? एचएसएन कोड के बेसिस पे होता है। एचएसएन कोड क्या है? एचएसएन कोड एक हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है। इट इज नॉमेनक्लेचर फॉर पर्पस ऑफ क्लासिफाइंग गुड्स अक्रॉस द वर्ल्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ये जो कोड होता है, ये 6 डिजिट का होता है, इंडिया में इसको 8 डिजिट्स का किया गया है। ठीक है, ये एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये एचएसएन कोड किस लिए होता है? गुड्स को क्लासिफाई करने के लिए होता है। जीएसटी लॉ में गुड्स को, सर्विसेज को क्लासिफाई करना जरूरी है। जीएसटी रेट क्या लगेगी वो चेक करने के लिए। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको रेट्स याद नहीं करनी है। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि एचएसएन कोड 6 डिजिट का होता है, इंडिया में 8 डिजिट्स का किया गया है। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स मींस आइडेंटिफिकेशन ऑफ चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग एंड टैरिफ आइटम इन विच पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल बी क्लासिफाइड। किस चीज में आप उस गुड्स को क्लासिफाई करोगे? सेक्शन, चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग, टैरिफ आइटम, ऐसे अलग अलग सेक्शन से उनमें वो गुड्स जो है वो क्लासिफाई हो गए। सेम फॉर सर्विसेज, चैप्टर, सेक्शन, हेडिंग, ग्रुप, टैरिफ आइटम और एसएसी कोड, इन सब में जो है आप जो है गुड, जैसे इधर गुड्स है वैसे इधर सर्विसेज के लिए आप जो है इधर क्लासिफाई करोगे। सर्विस कोड क्या होता है? सर्विस कोड, इसको एसएसी कोड भी बोलते हैं। जैसे एचएसएन कोड गुड्स क्लासिफिकेशन के लिए है, वैसे एसएसी कोड जो है वो सर्विस क्लासिफिकेशन के लिए होता है। जीएसटी रेट्स क्या है? जीएसटी रेट्स क्या है? प्रिस्क्राइब फॉर वेरियस गुड्स एंड प्रिस्क्राइब फॉर वेरियस सर्विसेज। गुड्स पे क्या जीएसटी रेट एप्लीकेबल है, सर्विसेज पे क्या जीएसटी रेट एप्लीकेबल है, इंडिया में कौन सी जीएसटी रेट्स है, ऐसा दिया है। एग्जाम के लिए आपको जीएसटी रेट्स याद नहीं करना है, मैं फिर से बता दे रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, एग्जाम पर्सपेक्टिव से जीएसटी रेट याद नहीं रखना है। गुड्स में ब्रॉडली 6 रेट्स ऑफ सीजीएसटी हैव बीन नोटिफाइड इन 6 शेड्यूल्स ऑफ रेट नोटिफिकेशन फॉर गुड्स। कौन से जीएसटी रेट्स है? कौन से जीएसटी रेट्स है? 0.125%, 1.5, 2.5, 6, 9 एंड 14। ये क्या है? ये है एसजीएसटी, यूजीएसटी रेट्स है। मतलब क्या? सपोज फॉर एग्जांपल 1.5% एसजीएसटी है, तो अपन ने क्या देखा था? इतना ही 1.5% ही सीजीएसटी लगेगा, और इन दोनों का टोटल क्या हो गया? आईजीएसटी, वो कितना हो गया? 3%। ठीक है, ये याद है। ठीक है, 1.5% सीजीएसटी, 1.5% एसजीएसटी, टोटल आईजीएसटी 3%। ये जीएसटी रेट्स है इंडिया में। ठीक है, देखो याद दिया है 0.25, 3, 5, 12, 18 एंड 28% आईजीएसटी के लिए रेट्स एप्लीकेबल है। सर्विसेज के लिए कौन सी रेट्स है? 7.75, 2.5, 3.75, 6, 9 एंड 14। ये जो है ये सर्विसेज के लिए जीएसटी रेट्स है। अगेन ये जो है ये यूटी जीएसटी और एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी और सीजीएसटी है। इन दो को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये जो रेट्स है ये आईजीएसटी के लिए एप्लीकेबल जीएसटी रेट्स है। अब एक इम्पोर्टेंट बात, क्या इम्पोर्टेंट बात? कि अगर सपोज कोई सर्विस है जिसको जीएसटी रेट क्या है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है, वो सीधा 18% से टैक्स हो जाएगी। सर्विसेज नॉट कवर्ड अंडर एनी स्पेसिफिक हेडिंग आर टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 18%। मतलब सीजीएसटी नो, एसजीएसटी नो और आईजीएसटी 18%। ठीक है, एग्जाम में आपको जीएसटी रेट्स लर्न नहीं करना है, क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। जीएसटी रेट्स इन रियल एस्टेट सेक्टर। देखो अभी तक मैं बोल रही हूँ लर्न नहीं करना है, जीएसटी रेट्स याद नहीं रखना है। अभी ये पार्ट आ गया जहां आपको जीएसटी रेट याद रखने की है।
जहां आपको जीएसटी रेट याद रखने की है कि रियल एस्टेट सेक्टर में जीएसटी रेट क्या लगती है। इफेक्टिव रेट ऑफ जीएसटी ऑन रियल एस्टेट सेक्टर फॉर द न्यू प्रोजेक्ट बाय प्रमोटर्स आर फॉलोइंग। ये जो है ये न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए, ये न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए है। इफेक्टिव जीएसटी रेट फॉर न्यू प्रोजेक्ट बाय प्रमोटर्स, क्या क्या जीएसटी रेट है? एक जीएसटी रेट 1% है, एक 5% है। 1% कब लगेगी और 5% कब लगेगी देखते हैं। सपोज 1% जो जीएसटी रेट है वो किसके लिए है? अफोर्डेबल हाउसेस के लिए है। अफोर्डेबल हाउसेस का क्या मतलब है? जो हाउसेस का जो एरिया है वो 60 स्क्वायर किलोमीटर है, किन में? मेट्रो सिटीज में। मेट्रो सिटीज में, मेट्रो सिटीज में 60 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो है। और इन नॉन मेट्रो सिटीज में जो है वो 90 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। एंड 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 इनकी वैल्यू जो है वो 45 लाख रुपीज है। इनकी जो वैल्यू है वो 45 लाख रुपीज तक की है। मेट्रो सिटीज में जो एरिया है वो 60 स्क्वायर किलोमीटर का है उस घर का। नॉन मेट्रो सिटीज में उस घर का एरिया जो है वो 90 स्क्वायर किलोमीटर तक का है। एंड उसकी जो वैल्यू है वो 45 लाख रुपीस तक की है, तो उसको अफोर्डेबल हाउस मान लिया जाएगा। और अफोर्डेबल हाउस पे रियल एस्टेट सेक्टर में जीएसटी रेट 1% लगता है। जीएसटी रेट 1% लगता है। 1% विदाउट आईटीसी ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल हाउसेस। ठीक है, आईटीसी यहाँ पे नहीं है। लेकिन लेकिन बाकी अफोर्डेबल हाउसेस के अलावा, मतलब जो नॉन अफोर्डेबल हाउसेस है वो, एंड कमर्शियल अपार्टमेंट, जो कुछ शॉप्स होती है, ऑफिसेस होते हैं, ये सब जो होता है जिनको कमर्शियल अपार्टमेंट्स बोलते हैं, इन पे, और जो अफोर्डेबल हाउसेस नहीं है इन पे जीएसटी रेट कितना लगेगा? इन पे जीएसटी रेट लगेगा 5% विदाउट आईटीसी ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल हाउसेस एक्सेप्ट affordable houses and commercial apartments such as shops, offices, etc. in a residential real estate project. ठीक है, ये जो कमर्शियल अपार्टमेंट्स है, इन पे ये 5% जीएसटी रेट कब लगेगा? जब जब कमर्शियल अपार्टमेंट इज नॉट मोर देन 15% ऑफ टोटल कारपेट एरिया ऑफ ऑल अपार्टमेंट। एक बिल्डिंग में बहुत सारे अपार्टमेंट्स है, ठीक है, एक बिल्डिंग है उसमें बहुत सारे अपार्टमेंट्स है। जो मेरा अपार्टमेंट का जो है वो 15%, पूरे कारपेट एरिया जितना है वो कारपेट एरिया से 15% से ज्यादा मेरा अपार्टमेंट का एरिया नहीं रहना चाहिए। अगर ज्यादा है तो ये जो है ये टैक्स रेट नहीं एप्लीकेबल है। 15% तक के अगर है तो 5% जीएसटी रेट एप्लीकेबल है। ठीक है, क्या कंडीशन है? अबव टैक्स रेट शैल बी अवेलेबल सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। आईटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल, अपन ने ऊपर देखा 1% विदाउट आईटीसी, 5% विदाउट आईटीसी। ठीक है, तो क्या कंडीशन है? आईटीसी अवेलेबल नहीं रहना चाहिए। और जो भी आप परचेस कर रहे हो, जो भी इनपुट सर्विस आप ले रहे हो, 80% ऑफ इनपुट सर्विस शैल बी परचेस्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन से नहीं। 80% ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन से परचेस रहना चाहिए और आईटीसी अवेलेबल नहीं रहना चाहिए। ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही है तो ये 1% और 5% वाली जीएसटी रेट रियल एस्टेट सेक्टर में एप्लीकेबल है। ठीक है, अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या मैडम? कंपोजिशन लेवी, सेक्शन नंबर 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे, हर जगह पे इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट केस स्टडीज पूछता है, क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्या है, कैसे है, क्या रेट एप्लीकेबल है, समझते हैं। इधर भी आपको जीएसटी रेट याद करना पड़ेगा, इधर भी आपको जीएसटी रेट लर्न रखना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। कहाँ कहाँ करना पड़ेगा? एक ये रियल एस्टेट सेक्टर में करना पड़ेगा जीएसटी रेट लर्न, एक रियल एस्टेट सेक्टर में आपको जीएसटी रेट लर्न करना है, और एक कंपोजिशन लेवी में आपको जीएसटी रेट लर्न करना है। बाकी आपको जीएसटी रेट्स लर्न करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कंपोजिशन लेवी किसको एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल है, एप्लीकेबिलिटी क्या है?
The scheme is designed to benefit the small traders, manufacturers, and restaurant service providers not supplying alcoholic liquor for human consumption. ठीक है, किसके लिए है? स्मॉल ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और सिर्फ एक ही सर्विस इंक्लूड की गई है। याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 कंपोजिशन लेवी सिर्फ रेस्टोरेंट या कैटरिंग वाली जो सर्विस होती है, रेस्टोरेंट और कैटरिंग वाली सर्विस होती है, सिर्फ वो ही इंक्लूड की गई है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में। बाकी कोई भी सर्विस प्रोवाइडर्स कॉम्पोजिशन लेवी सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में नहीं ऑप्ट कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस वाले ही कर सकते हैं। उसमें भी ये जो रेस्टोरेंट सर्विस वाले हैं, इन्होंने दारू नहीं बेचनी चाहिए। ये जो रेस्टोरेंट सर्विस वाले हैं, इन्होंने दारू नहीं बेचनी चाहिए। अगर दारू बेचने वाला कोई रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है तो वो फिर कॉम्पोजिशन लेवी में ऑप्ट नहीं कर सकता है। टर्नओवर लिमिट है, इतना टर्नओवर अगर आपका है तो ही आप कॉम्पोजिशन लेवी ले सकते हो। किसका? मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर। किसका? मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है एलिजिबिलिटी? एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस, जिसका टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, किसमें? जिसका टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर नहीं, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक का है, 1.5 करोड़ रुपए तक का है, वो कॉम्पोजिशन लेवी ऑप्ट कर सकता है। और ये जो टर्नओवर लिमिट है, ये टर्नओवर लिमिट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 75 लाख रुपीस है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में क्या क्या आते हैं? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और उत्तराखंड। ये जो स्टेट्स है, ये सारे स्टेट्स पे 75 लाख रुपीस की लिमिट एप्लीकेबल है। इनके अलावा पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स है, उन सब पे 1.5 करोड़ टर्नओवर लिमिट एप्लीकेबल है। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है तो आप जो है कॉम्पोजिशन लेवी ऑप्ट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अगर आपका टर्नओवर 75 लाख रुपीस तक का है तो आप कॉम्पोजिशन लेवी ऑप्ट कर सकते हो, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, अदरवाइज यू कैन नॉट। ठीक है, सेक्शन 10 टू ए क्या है? सेक्शन 10 टू ए क्या है? हमने क्या देखा कि सेक्शन 10(1) जो है वो किस पे एप्लीकेबल है? जो स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स है और रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए। अगर सपोज कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर अगर कोई है, उसके साथ तो बेचारे के साथ में गलत हो गया। तुम स्मॉल ट्रेडर को, स्मॉल मैन्युफैक्चरर को ये कॉम्पोजिशन लेवी दे रहे हो, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर ने क्या बिगाड़ा? तो गवर्नमेंट ने लाया सेक्शन 10 सेक्शन 2A, ये अमेंडमेंट वाला है। 2A मतलब अमेंडमेंट वाला सेक्शन है। गवर्नमेंट बोली कि जो स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स है, जो एक्सक्लूसिवली मतलब उनका मेन बिजनेस, मेन धंधा जो है वो सर्विस प्रोवाइड करने का है, एंगेज exclusively in supply of service other than restaurant service। अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस तो ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड हो गई ना सेक्शन 10(1) में। अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है वो सेक्शन 10(2)A में कॉम्पोजिशन लेवी में ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ, और जो मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स है वेयर सर्विस इज प्रीडोमिनेंट, वो कुछ और भी बेच रहे हैं, कोई गुड्स भी बेच रहे हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंट प्रिंसिपल जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो 10(2)A में आ सकते हैं। इनके लिए एग्रीगेट टर्नओवर सारे स्टेट्स के लिए, इधर अलग अलग नहीं है। इधर जैसे ये 1.5 करोड़ 75 लाख अलग अलग था, इधर सबके लिए एक ही लिमिट है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपीस का टर्नओवर अगर आपका है तो आप कॉम्पोजिशन लेवी सेक्शन 10(2)A सर्विस प्रोवाइडर आप बिल्कुल आ सकते हो जी, बिल्कुल आ सकते हो। ठीक है, अब मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जो भी ये मैन्युफैक्चर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और सेक्शन 10(2)A वाले जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, ये लोग मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर सकते हैं। जो मतलब गुड्स तो दे रहे हैं, लेकिन गुड्स के साथ कुछ ऐसी सर्विस है जो इनको देनी पड़ रही है। सप्लाई ऑफ सर्विस जो मार्जिनल है, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस ये लोग कर सकते हैं, अलाउड है। कितनी अलाउड है? कितनी अलाउड है? मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर में सप्लाई सर्विसेज ऑफ वैल्यू अप टू
10% of turnover in a state of previous financial year. 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट, एक स्टेट में 10% ऑफ टर्नओवर एक स्टेट में प्रीवियस फाइनेंशियल में, या तो फिर 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर. सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कॉम्पोजिशन लेवी में ऑप्ट किया है, मैं एक मैन्युफैक्चर हूं और मेरा जो है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर महाराष्ट्र में 10 लाख रुपए है. किधर? महाराष्ट्र में 10 लाख रुपए. इसका 10% किया तो कितना हुआ? 1 लाख रुपीज. मैं मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकती हूँ कितनी? 1 लाख या फिर 5 लाख विच एवर इज हायर. 1 लाख या फिर 5 लाख विच एवर इज हायर. मतलब मैं कितनी कर पाऊंगी? 5 लाख रुपीज तक की मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस. 5 लाख रुपीज तक की मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस आई कैन डू. ठीक है. अब एक और कैच यहाँ पे है. ठीक है, देखो मैं बताती हूँ क्या कैच है. सपोज मैं हूं ए बी. ठीक है, मैं बैठी हूँ महाराष्ट्र में. मेरी जो है एक्स वाई जेड ये ब्रांचेस है. हम सबका मिला के जो है सेम पैन है. हम सबका मिला के सेम पैन है. जब हम सबका मिला के सेम पैन है, ये ए एम ई किधर गया, सिर्फ एस कैसे आ गया, इन सबका मिला के अगर सेम पैन है तो ही हम कॉम्पोजिशन लेवी ऑफ कर सकते हैं. अगर बीच में ये एक्स जो है इसने बोल दिया नहीं मैं तो पैन नंबर डिफरेंट लूंगा, इसने बोल दिया कि मैं जो पैन नंबर है वो डिफरेंट लूंगा, एक्स ने बोल दिया ऐसा, तो हम सबके सब मतलब कौन? मैं, एक्स वाई जेड, हम सबके सब इनएलिजिबल हो जाएंगे कॉम्पोजिशन लेवी के लिए. क्या दिया है देखो. ऑल रजिस्टर्ड पर्सन विथ सेम पैन मस्ट चूज कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1). इफ एनी ऑफ देम चूज रेगुलर स्कीम, अगर 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 ये एक्स जो है, एक्स ने बोल दिया मैं कॉम्पोजिशन लेवी में नहीं आऊंगा, इफ एनी ऑफ देम चूज रेगुलर स्कीम एवरीवन बी इनएलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. सारे के सारे मैं और वाई और जेड एक्स के साथ, एक्स जैसे ही बोल दिया कि मेरे को नहीं, मेरे को कंपोजिशन लेवी नहीं करने का है, मेरे को रेगुलर स्कीम में ही जाने का है, सारे एक्स ऐसे ही होते हैं, तो ए बी मतलब मैं, वाई जेड सब के सब हमको रेगुलर स्कीम में जाना पड़ेगा. ठीक है. अब कुछ कंडीशंस है जो ये कॉम्पोजिशन लेवी जो ले रहा है उनको कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. एक भी कंडीशन अगर आपकी मिस सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम आपकी लैप्स हो जाएगी, उसी मोमेंट पे लैप्स हो जाएगी. क्या कंडीशन से समझते हैं. ठीक है. पर्सन ऑप्टिंग सेक्शन 10(2) जो है और सेक्शन 10(2)(a) है, अलग अलग कंडीशन से पढ़ते हैं. देखिए, पर्सन ऑप्टिंग फॉर स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) कैन नॉट सप्लाई एनी सर्विस, चाहे वो सर्विस टैक्सेबल हो चाहे वो सर्विस एग्जम्प्ट हो. अगर आप मैन्युफैक्चर ट्रेडर है, एक्सेप्ट 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 रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है, इनके अलावा जो भी मैन्युफैक्चर ट्रेडर है या फिर कोई है वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते. मैडम अगर सर्विस एग्जम्प्ट है तो नहीं, टैक्सेबल एग्जम्प्ट कैसी भी सर्विस हो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते. अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो. जो कॉम्पोजिशन लेवी ऑप्ट कर रहा है वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई आप नहीं कर सकते हो. आप जो है इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं कर सकते हो. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लियर है कि इनवर्ड सप्लाई, इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई जमेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा. इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इज नॉट अलाउड किया तो कॉम्पोजिशन लेवी लैप्स. ठीक है. नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर सकते हो. अगेन कैच, गुड्स कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. ठीक है. दैट इज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ई कॉमर्स ऑपरेटर इज अलाउड. नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स.
आप किसी नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं हो। अगर आप हो तो आप कॉम्पोजिशन लेवी ऑप्ट नहीं कर सकते। नोटिफाइड गुड्स का मतलब क्या है? नोटिफाइड गुड्स में क्या क्या आता है? नोटिफाइड गुड्स इंक्लूड्स दिस आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस, पान मसाला, एरेटेड वाटर, टोबैको या टोबैको सब्सटीट्यूट्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक्स, फॉसिल मील्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन रूफिंग टाइल्स, ये सब जो है ये सारे नोटिफाइड गुड्स है। आप अगर नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो तो आप कॉम्पोजिशन लेवी नहीं कर सकते हो। नीदर सीटीपी नॉर एनआरटीपी, आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या आप नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं हो। अगर आप सीटीपी एनआरटीपी हो तो आप कॉम्पोजिशन लेवी नहीं कर सकते हो। ठीक है। सेक्शन 10(2)(a) में भी कुछ कंडीशंस है, आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। सेक्शन 10(2)(a) क्या है? सर्विस प्रोवाइडर्स अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस वाले 50 लाख तक का अगर आपका टर्नओवर है तो आप कॉम्पोजिशन लेवी ऑप्ट कर सकते हो। सेक्शन 10(2)(a) इनको भी कंडीशन सेटिस्फाई करने की, फर्स्ट कंडीशन इनको एप्लीकेबल नहीं है। कौन सी वाली? पर्सन कैरिंग कॉम्पोजिशन कैन नॉट सप्लाई एनी सर्विस। अरे दिया ही सर्विस वालों के लिए, तो कंडीशन कैसे लागू होगी कैन नॉट सप्लाई सर्विस वाली? तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल। बाकी सारी कंडीशंस सेम है। आप देखोगे नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच आर नॉन टैक्सेबल सप्लाई नॉट अलाउड, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नॉट अलाउड, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नॉट अलाउड, not engage in supply of service through e-commerce operator, not engage in supply of service through e-commerce operator, not manufacturer of notified goods, not a manufacturer of notified goods, neither a CTP nor an RTP, neither CTP nor an RTP। ठीक है, क्या दिया है? These restrictions are only applicable to current financial year और not previous financial year। ये जो सारी conditions है ना, अपन ने क्या देखा? टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का देखने का है, टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का देखने का है, लेकिन ये सारी जो कंडीशंस है, ये सारी जो कंडीशंस है, एलिजिबिलिटी की कंडीशंस है, ये सारी करंट फाइनेंशियल ईयर की कंडीशंस है, नॉट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। सेक्शन 10(3) क्या बोलता है कि ऑप्शन अवेलेबल बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 10(1) और 10(2)(a) shall lapse with effect from the day on which his aggregate turnover exceeds 1.5 करोड़, 75 लाख और 55 लाख एज द केस में भी। जैसे ही आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ 75 लाख 75 लाख या फिर 50 लाख रुपीस क्रॉस हो गया, उसी मोमेंट से आप जो है लैप्स हो जाओगे, आपको कॉम्पोजिशन लेवी एप्लीकेबल नहीं है, आपको रेगुलर स्कीम में टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। कंपोजिशन डीलर कैन नॉट कलेक्ट टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाईज। देखो, टैक्स कलेक्शन नॉट अलाउड। मैं क्या आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं कॉम्पोजिशन डीलर हूं, मैं टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती, मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर सकती, मैं टैक्स इनवॉइस भी रेज नहीं कर सकती, मैं टैक्स इनवॉइस भी रेज नहीं कर सकती। इंस्टेड दे इशू अ बिल ऑफ सप्लाई। मैं क्या करूंगी? बिल ऑफ सप्लाई इशू करूंगी। Composition dealer cannot collect tax, cannot claim ITC, cannot issue tax invoice, instead they issue a bill of supply। ठीक है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है कि अगर कोई ऑफिसर को ऐसा लगा कि कोई भी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है या आपका टर्नओवर जो है वो क्रॉस हो गया, आप झूठ बोल के कॉम्पोजिशन लेवी में आ रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा? टैक्स तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेनाल्टी जो है एप्लीकेबल प्रोविजन सब कुछ आप पे लागू हो जाएगा। रूल नंबर 5 क्या बोलता है? कुछ कंडीशंस है या कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। जो बिल ऑफ सप्लाई, टैक्स इनवॉइस तो आप इशू नहीं कर सकते हो, आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे। बिल ऑफ सप्लाई जो आप इशू करोगे उस पे आपको लिखना पड़ेगा कि आप एक कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो और आपको टैक्स कलेक्शन एलिजिबल नहीं है। कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। सेकेंड, आपका जो बिजनेस प्रीमाइस है, जहां भी आप धंधा खोल के बैठे हो, अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हो तो आपको आपके बिजनेस प्रीमाइस पे लिखना पड़ेगा कि मैं एक कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ। चिल्ला चिल्ला के सबको बताना पड़ेगा कि आप कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो। ठीक है। पे टैक्स अंडर आरसीएम स्टॉक ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन हेल्ड एट द टाइम ऑफ टेकिंग कॉम्पोजिशन लेवी। सपोज 24 अगस्त 2025 ये डेट पे मैंने डिसाइड करा मेरे को कॉम्पोजिशन लेवी में ऑप्ट करने का है। इस डेट पे मेरे पास कुछ स्टॉक पड़ा था। किसका था? वो जो स्टॉक था वो अनरजिस्टर्ड पर्सन का था। सुनने वाला
जो इंसान था, जो पर्सन था जिसका स्टॉक मेरे पास था, वो रजिस्टर्ड नहीं था। तो ये जो स्टॉक है अनरजिस्टर्ड पर्सन का, इस डेट पे मेरे को यहाँ पे आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब मैंने आपको शुरुआत में बोला आपको जीएसटी रेट्स जो है वो लर्न करनी पड़ेगी। जीएसटी रेट्स लर्न करनी पड़ेगी, शुरुआत में ही बोल दिया था कॉम्पोजिशन लेवल में। क्या क्या रेट्स है? मैन्युफैक्चर, ट्रेडर, कैटरिंग, रेस्टोरेंट सर्विसेज। ठीक है। और पर्सन एलिजिबल फॉर सेक्शन 10(2)(a). ये किसके लिए है? ये किसके लिए? सेक्शन 10(1) वालों के लिए है। ये किसके लिए है? सेक्शन 10(1) वालों के लिए, मैन्युफैक्चर, ट्रेडर, कैटरिंग, रेस्टोरेंट सर्विस वालों के लिए। और सेक्शन 10(2)(a) वाले जो है, पर्सन एलिजिबल अंडर सेक्शन 10(2)(a), जो सर्विस वाले हैं, सर्विस प्रोवाइडर वाले हैं, उनके लिए जीएसटी रेट्स क्या एप्लीकेबल है? मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर के लिए 1%, 1%, कैटरिंग वाले के लिए 5% और अदर सर्विस प्रोवाइडर ऑफ सेक्शन 10(2)(a) वालों के लिए 6%। 1, 1, 5, 6। मैन्युफैक्चरर के लिए 1, ट्रेडर के लिए 1, कैटरिंग और रेस्टोरेंट सर्विस वाले के लिए 5% है, और पर्सन एलिजिबल अंडर सेक्शन 10(2)(a) जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए जीएसटी रेट 6% है। ये जो है 1, 1, 5, 6 ये जीएसटी है। सीजीएसटी, एसजीएसटी अलग अलग लगेगा। सपोज 6% है तो 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। ठीक है। ये हाँ, बेसिस फॉर कैलकुलेशन क्या रहेगा आपका? बेसिस फॉर कैलकुलेशन क्या रहेगा? बेसिस फॉर कैलकुलेशन, ये जो 1% है, 5% है, 6% है, ये जो जीएसटी रेट है, ये किस पे आप लगाओगे? टर्नओवर पे। टर्नओवर में क्या इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड नहीं होगा? देखो, मैं आपको बता दूं, मैन्युफैक्चरर, कैटरिंग एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर और पर्सन एलिजिबल अंडर सेक्शन 10(2)(a), ये तीन जो है इनके लिए सेम है। क्या सेम है? टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होगा? टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई। सेम, टैक्सेबल, एग्जाम, नील रेटेड, टैक्सेबल, एग्जाम, नील रेटेड सप्लाई। मैन्युफैक्चरर, कैटरिंग, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर और थर्ड, थर्ड क्या है? पर्सन एलिजिबल अंडर सेक्शन 10(2)(a), इनके टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम सप्लाई प्लस नील रेट सप्लाई, ये तीनों इंक्लूड होगा। लेकिन 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 जब आप कोई ट्रेडर का जब आप कोई ट्रेडर का टर्नओवर कैलकुलेट करोगे, 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ओनली टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सिर्फ टैक्सेबल, एग्जम्प्ट और नील रेटेड नहीं। मैन्युफैक्चरर, कैटरिंग और 10(2)(a) वाले जो है उनके लिए टैक्सेबल के साथ एग्जम्प्ट और नील रेट भी टर्नओवर में इंक्लूड होगा। लेकिन ट्रेडर के केस में ओनली टैक्सेबल सप्लाई भी मानी जाएगी टर्नओवर में, एग्जम्प्ट और नील रेट नहीं। आपको ये सब लर्न करना पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ठीक है। While computing value of turnover of services other than restaurant and catering as referred to in this proviso, interest on loan or deposit or advances will not be taken into account। ये जो सेक्शन 10(2)(a) वाली सर्विसेज है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सेक्शन 10(2)(a) में, इनके टर्नओवर में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट काय का? लोन का, डिपॉजिट का, कोई एडवांस है उसका इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं किया जाए। ठीक है। रूल 3 और 4 क्या बोलता है? इंटीमेशन फॉर ऑप्टिंग कॉम्पोजिशन लेवी। अगर मेरे को कॉम्पोजिशन लेवी लेने का है या मेरे को कॉम्पोजिशन लेवी से बाहर निकलने का है, दोनों टाइम पे मेरे को गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि भाई मैं कॉम्पोजिशन लेवी ले रही। अगर मेरे को नहीं लेने का है, लिया हुआ है, बाहर निकलने का है, तो भी मेरे को गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा कि मैं बाहर निकल रही। कैसे करेंगे? प्रोसीजर फॉर ऑप्टिंग कॉम्पोजिशन की कौन सी कैटेगरी ऑफ पर्सन, हाउ टू एक्सरसाइज द ऑप्शन एंड इफेक्टिव डेट ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी क्या रहेगी वो हम देखेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। न्यू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी मतलब क्या? मैं पहले जीएसटी में रजिस्टर्ड थी ही नहीं, अब मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रही हूँ, और जब मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रही हूँ तो मैं डायरेक्ट कॉम्पोजिशन लेवी में ही ले रही हूँ। मेरा
सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, टर्नओवर लिमिट सेटिस्फाई हो रही है, मैंने सोचा मैं डायरेक्ट कॉम्पोजिशन लेवी में ही रजिस्ट्रेशन लूंगी। मेरा कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं था। मैं क्या करूंगी, इंटीमेशन करूंगी काय में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसी में मैं इंटीमेट कर दूंगी कि मैं कॉम्पोजिशन लेवी लूंगी। क्या रहेगा, कब से इफेक्टिव डेट ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी क्या रहेगी, फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट रहेगी, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो मानी जाएगी, उसी टाइम से आप कॉम्पोजिशन डीलर मान लिए जाओगे। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन लेवी, मेरा जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन अभी तक के था। ठीक है, अब आज मेरे को मालूम पड़ा कि ये कंडीशंस है, ये टर्नओवर लिमिट है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन पहले मेरा नॉर्मल स्कीम में था, अब मैं वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कॉम्पोजिशन लेवी में टर्न करना चाहती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, हाँ कर सकती हूँ। मेरे को बस जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म है उसमें गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा। और सपोज आज क्या डेट है, आज सपोज हम मान ले कि आज 1 मई है 2026। ठीक है, अब मेरे को आज मन हो गया, 1 मई 2026, 1 मई 2026, आज मेरे को मन हो गया कि मेरे को कंपोजिशन लेवी में जाने का है। तो क्या आज मन हुआ तो आज से ही एप्लीकेबल हो जाएगी क्या इफेक्टिव डेट? नहीं, 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 ये रहेगा 1 अप्रैल। ये रहेगा 1 अप्रैल, बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम, वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम till person continues to fulfill conditions under section 10(2) और रूल 5। जब तक कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही है, टर्नओवर लिमिट सेटिस्फाई हो रही है, तब तक ही वैलिड हो। उसके अलावा अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, एक भी कंडीशन टर्नओवर लिमिट सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो आप वैलिड नहीं हो, आप एलिजिबल नहीं हो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। इफ पर्सन सीजेस टू फुलफिल अबव कंडीशन shall file intimation to opting out in CMP 04 within 7 days। आज अगर मेरे को पता चला, आज अगर मैं कुछ भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही हूँ, मेरे को 7 दिन के अंदर गवर्नमेंट को CMP 04 में बताना पड़ेगा कि मैं ऑप्ट आउट कर रही हूँ। क्या मैं वॉलेंट्री ऑप्ट आउट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। मेरे को CMP 04 में गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि मैं वॉलेंटरली ऑप्ट आउट कर रही हूँ। After withdrawal, he shall issue tax invoice and is allowed to avail ITC in respect of stock held by him as on date। ये क्या है, सपोज आज मैंने बोल दिया कि मैं ऑप्ट आउट कर रही हूँ, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है या वॉलेंटरीली, लेकिन मेरे को ऑप्ट आउट करने का है कंपोजिशन लेवी से। आज की तारीख में जो भी मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, आज की तारीख में जो भी मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है, इसका मैं टैक्स इनवॉइस इशू कर सकती हूँ, हाँ कर सकती हूँ। क्या इस पे मैं आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। ठीक है, रूल 62 क्या बोलता है कि आपको स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। जीएसटीआर 4 आपको एनुअली फाइल करना पड़ेगा 30th जून ऑफ फॉलोइंग ईयर। जीएसटीआर 4 आपको एनुअली फाइल करना पड़ेगा 30th जून ऑफ फॉलोइंग ईयर। फॉलोइंग ईयर मतलब क्या, सपोज अभी 26-27 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। ठीक है, तो मेरे को 2027-28 जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा, इस साल के 30 जून तक, मतलब 30 जून 2027 को मेरे को जो है एक जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अगर मैं एक कॉम्पोजिशन डीलर हूं तो। और क्वार्टरली स्टेटमेंट एक फाइल करनी पड़ती है 18th ऑफ मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर। 18th ऑफ मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर मुझे जो है एक क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा रूल 62 के हिसाब से, अगर मैं एक कॉम्पोजिशन डीलर हूं तो। और रूल 80 क्या बोलता है कि जीएसटीआर 9 है, एनुअली 31 दिसंबर ऑफ फॉलोइंग ईयर मुझे फाइल करना पड़ेगा। जैसे जीएसटीआर 9 होता है, एक एनुअल रिटर्न जो होता है जाता है, वैसे 9A जो है वो कॉम्पोजिशन डीलर के लिए है। आपको 31 दिसंबर, सपोज 2026 अभी शुरू है, 2026-27, तो आपको 31 दिसंबर 2027, 2026-27 का 2027 का
एनुअल रिटर्न जो है आपको 31 दिसंबर 2027 को फाइल करना पड़ेगा। दिस एंड्स आवर चैप्टर चार्ज ऑफ जीएसटी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट में फीडबैक दीजिए। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कल। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।